आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर का लेक्चर नंबर 25 यानी 25वां लेक्चर आज अपने करने जा रहे हैं। और अपनी जो बुक चल रही है वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो देखिएगा स्टूडेंट कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर अपने जो प्रीवियस क्लास जो थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव साइकिल, जनन चक्र के बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो जो जनन चक्र है उसके बारे में आपको बताया था कि जनन चक्र क्या होता है, कि मादा और कौन सी मादा, स्तनधारी मादा के जननांगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल। और मैंने बताया था कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है मादा के अंदर उसके अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में और वेजाइना चारों जगह उसमें परिवर्तन आते हैं, चारों जगह उसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसका होना आवश्यक है। यदि कोई मादा गर्भ, स्तनधारी मादा गर्भ धारण करना चाहती है तो उसके अंदर अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल हो तो ही वो गर्भ धारण कर सकती है, अन्यथा वो गर्भ धारण नहीं कर सकती है। अब आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव साइकिल दो प्रकार की होती है या दो तरह की होती है जंतुओं के हिसाब से। पहली कौन सी है, ओएस्टर साइकिल है, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ओएस्टर साइकिल आपको बताया था कि नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर पाई जाती है, इसमें योनि मार्ग से रक्त का स्राव नहीं होता। साथ में आपको बताया था कि इसके अंदर जो है अपने ऋतु प्रजनक जो जंतु होते हैं, सीजनल ब्रीडर जो होते हैं, इनके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। और इन जंतुओं के अंदर एक हीट पीरियड भी पाया जाता है। हीट पीरियड का मतलब क्या, ये भी मैंने आपको बताया था। हीट पीरियड का मतलब यही होता है कि इनके अंदर उस समय ओवुलेशन होता है। हीट पीरियड के दौरान यानी उस ओवुलेशन के दौरान ही मादा नर के साथ कोपुलेशन के लिए तैयार होती है, उसी समय वो निषेचित हो सकती है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपको बताया था कि ये प्राइमेट फीमेल के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, प्राइमेट फीमेल। प्राइमेट फीमेल का अर्थ ये बताया था कि यूथेरिया के वे एनिमल्स जिसमें अपने मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला आते हैं उनको प्राइमेट के अंदर रखते हैं, प्राइमेट्स कहलाते हैं। वो ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर रखा गया है। तो उनकी फीमेल्स के अंदर ये ऋतचक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की विशेषता आपको बताई थी कि इनके अंदर योनि मार्ग से रक्त का स्राव होता है। उसके अलावा ये ऋतु प्रजनक के सीजनल ब्रीडर्स नहीं होते, ये वर्ष भर जनन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताया था कि इनके अंदर हीट पीरियड जैसी कोई घटना नहीं घटती है। और जो सीजनल ब्रीडर्स नहीं होने के कारण जो है ये वर्ष भर जनन आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी इसके अंदर विशेषता बताई थी। उसके अलावा आपने बात की थी कि जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल चाहे ओएस्टर साइकिल हो चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, इनका कंट्रोल मैंने बताया था हार्मोन्स के द्वारा होता है। हार्मोन्स जो है इनका कंट्रोल करते हैं। अब देखिएगा हार्मोन की यदि हम बात करें तो हार्मोन जो होते हैं ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताया था कि एडिनोहाइपोफाइसिस जो है उसका हार्मोन कौन सा होता है, FSH और LH। उसके अलावा ओवरी के जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो मिलकर के पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल का कंट्रोल करते हैं या पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट ये अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसके अंदर जो है पहली जो साइकिल थी वो थी ओएस्टर साइकिल। पहली कौन सी साइकिल थी, ओएस्ट्रस साइकिल, जिसको हम कहते हैं मध्य चक्र। अब मध्य चक्र एक सीजन में, एक ब्रीडिंग सीजन में कितने पाए जाते हैं, एक पाए जाए तो एक मध्यकाली, दो पाए जाए तो द्विमध्यकाली, बहुत सारे पाए जाते हैं बहुमध्यकाली कहते हैं। एक मध्यकाली जंतु का जो उदाहरण है वो अपना मोस्टली कुत्ता होता है, द्विमध्यकाली का उदाहरण अपने बिल्ली होता है, बहुमध्यकाली का उदाहरण मैंने बताया था आपको कि चूहा है, गिनी पिग है, वो सारे साइकिल आपको बताए थे। आज हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ओएस्टर साइकिल है ये कितने भागों में बंटी होती है, यानी कि इसका प्रकार ओएस्टर साइकिल के दौरान परिवर्तन आते हैं। और परिवर्तन मैंने बताया था कि वही फैलोपियन ट्यूब में आएंगे, वही ओवरी के अंदर आएंगे, यूट्रिस के अंदर आएंगे और वेजाइना के अंदर आते हैं। अब क्या क्या आते हैं इसको हम चार घटनाओं के अंदर पढ़ते हैं। तो पहली घटना है प्रोएस्ट्रस ओएस्ट्रस। पहली कौन सी है, प्रो ओएस्ट्रस। दूसरी है ओएस्ट्रस स्टेज। तीसरी है मेटाएस्ट्रस। और जो चौथी है इसको एनेस्ट्रस स्टेज भी कहते हैं। चौथी को क्या कहते हैं, एनेस्ट्रस स्टेज। ये चार स्टेज पाई जाती है किसके अंदर,
ओएस्टर साइकिल के अंदर। तो पहली कौन सी है? प्रोएस्ट्रस, हिंदी में भी ये कहते हैं प्रोएस्ट्रस। दूसरी ओएस्टर स्टेज है, तीसरी मेटाओएस्टर स्टेज है, चौथी कौन सी है? एनएस्ट्रस स्टेज है। अब पहला हम जो डिस्कशन करेंगे वो है प्रोएस्ट्रस स्टेज का। पहला डिस्कशन हम किसका करेंगे? प्रोएस्ट्रस स्टेज का। चारों स्टेज को अपने पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, पूरा स्टडी कर रहे हैं इसको। प्रोएस्ट्रस स्टेज, अब देखिएगा प्रोएस्ट्रस स्टेज जो होती है ये एस्ट्रस से पहले की होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोएस्ट्रस स्टेज कहा जाता है। अब देखिएगा जो प्रोएस्ट्रस स्टेज है इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो मेन परिवर्तन जो होते हैं वो अंडाशय के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? अंडाशय के अंदर। और अंडाशय के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, क्योंकि देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और ये कौन सा होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये आपको बताया हुआ है। एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा जब एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है तो आपको मैंने बताया था एफएसएच और एलएच का काम जो होता है, एफएसएच का काम फीमेल के अंदर क्या होता है, हमेशा सुन लेना कि एफएसएच का काम जो होता है वो पुटकों का प्रेरण करती है, पुटकों का प्रेरण। और प्रेरण का मतलब ये होता है कि जो अंडाशय के अंदर पहले से मौजूद जो पुटक होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं और उन पुटकों को परिपक्व करने का काम कौन सा हार्मोन करते हैं? एफएसएच हार्मोन करते हैं। यानी ये एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जो अपरिपक्व पुटक है उनको परिपक्व पुटक की ओर खिसकाने का काम करता है या उनको परिपक्व पुटकों में बदलने का काम करता है। उसके अलावा यहाँ पर एक हार्मोन और स्रावित होता है एलएच, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको कहा जाता है, ये अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तो मैं आपको स्टूडेंट्स बताता हूँ कि जो पहली स्टेज है प्रोएस्ट्रस स्टेज, उसके अंदर एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उसका एफएसएच हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है, या यूँ करने की वो इस स्टेज के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो इसको हम अपने देखें तो सबसे पहली बात तो यही है इस अवस्था में एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा एफएसएच हार्मोन का स्राव होता है, एफएसएच का स्राव होता है। क्या होता है? एफएसएच का स्राव होता है। अब एफएसएच का स्राव हुआ जिससे क्या हुआ कि अंडाशय जो है उसमें पुटकीय वृद्धि शुरू हो जाती है और पुटकीय वृद्धि होगी तो परिपक्व पुटक का निर्माण होता है, जिससे अंडाशय में पुटकीय वृद्धि प्रारंभ होती है और अंत में परिपक्व पुटक का निर्माण हो जाता है। पुटक का निर्माण हो जाता है। तो अंडाशय के अंदर क्या, जैसे मान लीजिए अपने ये हैं, ये पुटक इसमें चेंज होगा, ये इसमें, ये इसमें, ये जो अंत में पुटक बनता है इसको कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स। ग्राफिन ने खोज की थी, इसी को परिपक्व पुटक कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर सबसे पहले प्रोएस्ट्रस स्टेज का प्रभाव देखने को मिलता है कौन से हार्मोन के कारण? एडिनो हाइपोफाइसिस के एफएसएच हार्मोन के कारण। तो एडिनो हाइपोफाइसिस का एफएसएच हार्मोन स्रावित होगा जिसका नाम ही है पुटक प्रेरक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि जो पुटक पहले से मौजूद हैं उनको परिपक्व करने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन उसका नाम क्या है? एफएसएच हार्मोन है। और जो किससे स्रावित होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा। और ये क्या कर रहा है? अंडाशय में पुटकीय वृद्धि को प्रेरित कर रहा है। प्रीमोर्डियल से प्राइमरी, प्राइमरी से वेजिकुलर, वेजिकुलर से कौन सा बनता है? ग्राफिन पुटक बनता है। और ग्राफिन पुटक जैसे बनता है तो अंत में ये कहलाता है परिपक्वन पुटक। और परिपक्वन पुटक यानी ग्राफिन पुटक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो कोशिका होती है वो या तो सेकेंडरी ओसाइट होती है या क्या होती है? ओवा होती है। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी होगी? अपनी प्रोएस्ट्रस स्टेज। अब आपको मैं बताता हूँ कि जब प्रोएस्ट्रस स्टेज जो शुरू होती है तो इस दौरान क्या होता है कि अपने पुटक कोशिकाएं जो है उनके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। यानी पुटक कोशिकाएं जो है किसका स्राव करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो ये दूसरा अपना ये क्या है? स्टेज है। इस अवस्था में पुटक कोशिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, हार्मोन बनता है।
अब एस्ट्रोजन हार्मोन जब बनता है, अब एस्ट्रोजन का कार्य मैंने बताया था कि इसका दो फंक्शन जो है वो दो जगह संपन्न होता है। एक तो गर्भाशय के अंदर होता है और दूसरा कहाँ से होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब गर्भाशय के अंदर मैं बताता हूँ कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या करता है, गर्भाशय की कोई कोशिकाएं हैं उनके अंदर कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, और साथ के अंदर जो गर्भाशय के अरेखित पेशी है उनकी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। और जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जो म्यूकस है उसके और सीलिएटेड जो एपिथेलियम लेयर है उसके लेयर के अंदर क्या कर देता है, ये वृद्धि करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन भी क्या बनना शुरू हो जाता है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इससे क्या होता है कि गर्भाशय और जो वेजाइना है वो क्या हो जाती है, संकुलित हो जाती है, थोड़ी फैल जाती है। गर्भाशय व योनि संकुलित, संकुलित का मतलब ये है कि यहाँ पर कंजस्टेड, यानी कि जो कोशिकाओं का विभाजन है वो बढ़ता जाता है इनके अंदर, योनि संकुलित होने लगती है, संकुलित होने लगती है। योनि मार्ग से सैंग्विनल द्रव का स्त्राव होता है, द्रव का स्त्राव होने लगता है। अब देखिएगा ये अगला चेंज क्या, गर्भाशय योनि संकुलित होने कंजस्टेड, यानी उनके अंदर कोशिका विभाजन जैसी क्रियाएं शुरू हो जाती है। यानी एक तरीके से एस्ट्रोजन जो है इनको आगे ये कह सकते हैं कि निषेचन के बाद की घटनाओं के लिए तैयार करना शुरू कर देता है, क्योंकि गर्भाशय और योनि जो संकुलित जब होंगे तो इनके अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजन जैसी घटनाएं शुरू हो जाती है। म्यूकस में जो लेयर है उनकी म्यूकस ग्लैंड्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या हुआ, योनि मार्ग से एक म्यूकस द्रव जैसे यानी तरल पदार्थ स्रावित हो जाता है, जिसको कहते हैं सैग्विनल द्रव कहते हैं। जो सैग्विनस जो फ्लूइड है ये स्रावित होने लगता है, और जो वेजाइना की जो उपकला होती है उससे क्या हो जाती है, मोटी होने लगती है। और साथ में वेजाइना की जो उपकला है मोटी, क्यों, कोशिका विभाजन भी ये बढ़ा रहा है तो वेजाइना मोटी हो गई। तो मोटी होने से क्या होता है कि इस वेजाइना के अंदर जो है वो केंद्रक युक्त जो उपकला कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। अगला पॉइंट क्या रहता है इसका, वेजाइना की उपकला कोशिकाएं, उपकला स्तर मोटा हो जाता है, स्तर मोटा हो जाता है, जिससे सैंग्विनस फ्लूइड में द्रव में केंद्रक युक्त उपकला कोशिका दिखाई देने लगती है, कोशिका दिखाई देने लगती है, देने लगती है। तो ये सारी अवस्थाएं क्या कहलाती है, प्रोएस्ट्रस स्टेज कहलाती है। अब प्रोएस्ट्रस स्टेज के अंदर वापस एक बार सुनिएगा कि सबसे पहले इस अवस्था को मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जितने भी रिप्रोडक्टिव साइकिल उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है, हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ देखिएगा प्रोएस्ट्रस स्टेज जब आती है तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एडिनो एपिफाइसिस का एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन क्या करेगा, अंडाशय के अंदर जो पहले से पुटक बने हुए हैं वो पुटक अपरिपक्व होते हैं, उनको क्या करता है कि उनके अंदर पुटक कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी कर देता है। साथ में जो है अंदर मौजूद जो कोशिका होती है उसके अंदर आगे अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन प्रेरित हो जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, परिपक्व पुटक का निर्माण होता है। परिपक्व पुटक का मतलब होता है ग्राफीन पुटक, तो वो बन गया या वो बनना शुरू हो जाता है। और इस अवस्था में जो है पुटक कोशिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन, अब आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमेशा अंडाशय के अंदर मौजूद पुटक कोशिका ही बनाती है। ये बात मैंने आपको पहले डिस्कस की हुई है और फिर से बता रहा हूँ कि अंडाशय की जो पुटक कोशिकाएं हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का जो प्रभाव है वो हमेशा किस पर होता है, फैलोपियन ट्यूब पर होता है और किस पर होता है, यूट्रस पर। मोस्टली मैक्सिमम प्रभाव किस पर होता है, यूट्रस पर होता है। तो यूट्रस और जो वेजाइना जो होती है उसके अंदर तो क्या करता है, ये कोशिका विभाजन यानी उपकला कोशिका विभाजन को प्रेरित कर देता है। और साथ में जो म्यूकस जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि उपकला जो गर्भाशय की उपकला कोशिका है उनकी संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि उपकला कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और साथ में जो गर्भाशय के अरेखित पेशियाँ होती हैं उनके अंदर भी ये बढ़ोतरी कर देता है, संख्या उनके संख्या जो उनको बढ़ा देता है। अब जैसे क्या होता है कि योनि मार्ग जो है जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स लेयर्स होती हैं या म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करते हैं, एक तरल पदार्थ का स्राव करते हैं जिसको सैंग्विनल फ्लूइड कहते हैं। अब सैंग्विनल फ्लूइड जो है ये बनता रहता है और ये वेजाइनल जो
पोर्शन है फीमेल का उससे बाहर भी निकलता रहता है, जिससे ये पता लगता है कि फीमेल कौन सी अवस्था के अंदर है, प्रोएस्ट्रस स्टेज के अंदर। अब साथ में क्या होता है कि उपकुला कोशिकाओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी एस्ट्रोजन के प्रभाव के कारण। तो एस्ट्रोजन के प्रभाव के कारण जो उपकुला कोशिकाएं हैं वो कई बार डेड होकर के उस सेग्मिनल फ्लूइड के साथ क्या निकलने लगती है, बाहर निकलने लगती है, जिसको हम अपने बता सकते हैं कि प्रोएस्ट्रस स्टेज जो है वो पूरी हो चुकी है। और उसके बाद में अगली अवस्था कौन सी आती है इसके अंदर, ओएस्ट्रस स्टेज अवस्था आती है। ओएस्ट्रस स्टेज अवस्था की यदि हम बात करें तो ओएस्ट्रस स्टेज अवस्था जो है, यानी कि अब इसका देखिएगा कि मादा गर्भ में है, मतलब मादा जो है जनन काल में है कि नहीं, वो उससे मादा के योनि मार्ग से निकलने वाला जो सेग्मिनल फ्लूइड है उसी से हमें पता लगता है कि मादा की सेग्मिनल फ्लूइड अगर निकल रहा है तो इसका मतलब वो मादा जो है उसके अंदर परिपक्व पुटक का निर्माण हो चुका है। तो ये जो सेग्मिनल फ्लूइड है ये हमें बताता है कि मादा जो है अब ये जनन काल के अंदर मौजूद है, यानी मादा का जनन काल प्रारंभ हो चुका होता है। अब अगली अवस्था अपनी कौन सी होती है, ओएस्ट्रस स्टेज। ओएस्ट्रस स्टेज की यदि हम बात करें तो अब देखिएगा कि इसका मेन जो है ओएस्ट्रस स्टेज, इसके अंदर क्या होता है कि जो है एफएसएच हार्मोन के कारण परिपक्व पुटक बन चुका होता है। क्या बन चुका होता है, एफएसएच हार्मोन के कारण परिपक्व पुटक बन चुका होता है। उस परिपक्व पुटक को हम क्या कहते हैं, ग्राफीन पुटक कहते हैं। ग्राफीन पुटक बन चुका होता है, कौन से स्टेज आते आते हैं, ओएस्ट्रस स्टेज आते आते। तो अब क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर जो है एलएच हार्मोन, अगर पीयूष ग्रंथि का जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता बढ़ जाती है। एलएच जैसे बढ़ता है तो जैसे ग्राफीन पुटक फट जाता है। ग्राफीन पुटक के फटते ही क्या होता है कि जो अंडाशय से अंडा बाहर निकलेगा या सेकेंडरी साइट बाहर निकलेगा वो तो कहाँ चली जाती है, अंडवाहिनी के अंदर चली जाती है। और ल्यूटिनाइजिंग जो सेल्स के प्रभाव, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण जो ग्राफीन पुटक फटा है उससे अंडोत्सर्ग हुआ। अंडोत्सर्ग जैसे ही होता है तो उसको कहते हैं हीट पीरियड, उसे क्या कहते हैं, हीट पीरियड, यानी कालमोद काल कहते हैं। तो कालमोद काल या हीट पीरियड होता है। तो हीट पीरियड का मतलब क्या है कि मादा जो है उसके अंदर अंडोत्सर्ग हो चुका है और वो अब जो है मेल को कोपुलेशन के लिए, मेल से कोपुलेशन के लिए तैयार हो जाती है। और हीट पीरियड में यदि कोपुलेशन होता है मेल फीमेल के बीच में तो ही निषेचन की संभावना क्या रहती है, अधिक रहती है। उसके अलावा इस अवस्था के अंदर क्या होगा कि एस्ट्रोजन की सांद्रता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जिससे क्या होगा कि कोशिका विभाजन, उपकुला कोशिकाओं में और ज़्यादा विभाजन होगा, जिससे वेजाइनल उपकुला क्या हो जाती है, और ज़्यादा क्या होती है, मोटी हो जाती है। और साथ में इसके अंदर केराटिन युक्त कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और केराटिन युक्त कोशिकाएँ जो हैं वो संख्या उनकी बढ़ती जाएंगी। और यदि निषेचन हो जाता है तो ये जो है मध्यचक्रीय अवस्था में क्या हो जाता है, रुक जाता है और प्लेसेंटा निर्माण शुरू हो जाता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो क्या हो जाता है, अगली अवस्था शुरू हो जाती है और केराटिन युक्त कोशिकाएं हैं वो बार बार वेजाइनल जो फ्लूइड है उसके साथ बाहर निकलने लगती है। तो सबसे पहली बात, इसको कामोन्माद काल या हीट पीरियड भी कहते हैं, हीट पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओस्टर साइकिल को कामोन्माद काल या हीट पीरियड या ओवुलेशन वाली स्टेज भी इसको कहा जाता है। और इस अवस्था में क्या होता है, नर इस अवस्था, अब चूंकि हीट पीरियड, तो इस अवस्था में ही मादा नर को सहवास या जिसको हम कहते हैं कोपुलेशन, क्या कहते हैं, कोपुलेशन की अनुमति देती है, अनुमति देती है। क्या करती है, नर मादा नर को कोपुलेशन की अनुमति देती है, क्योंकि इस दौरान इसमें क्या हो रखा है, ओवुलेशन हो चुका है। ओवुलेशन को हम क्या कहते हैं, हीट पीरियड कहते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मध्यकाल वाले जंतुओं के अंदर ऋतु प्रजनक जरूर होते हैं। तो ऋतु प्रजनक में अंडे का परिपक्व होना अलग बात है, परंतु जब अंडोत्सर्ग होता है तो उसी को हम हीट पीरियड कहते हैं। हीट पीरियड का मतलब क्या होती है, उस समय ही मादा और नर आपस में अगर कोपुलेशन करें या मादा उसी समय नर को कोपुलेशन की अनुमति देती है। और इस दौरान क्या हुआ, एस्ट्रोजन की जो सांद्रता है वो क्या है, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वेजाइनल उपकुला क्या हो जाती है, और ज़्यादा मोटी हो जाती है। इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाती है
जिससे वजाइनल उपकला मोटी हो जाती है, उपकला मोटी हो जाती है तथा वजाइनल द्रव में या फ्लूइड में क्रिएटिनिक कोशिकाएं दिखाई देने लगती हैं। ये कोशिकाएं दिखाई देने लगती हैं क्रिएटिनिक कोशिकाएं क्या करने लगती है, दिखाई देने लगती है। और इसका जो कारण क्या है, मैंने बताया था इस अवस्था का कारण एलएच हार्मोन है, क्योंकि अंडोत्सर्ग के लिए एलएच हार्मोन, क्योंकि अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या होती है, मैंने बताया था कि जैसे परिपक्वन पुटक का निर्माण होता है, ग्राफीन पुटक का निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सांद्रता जैसे बढ़ती है तो जो थिका जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसके द्वारा एक लयनकारी एंजाइम स्रावित होता है। लयनकारी एंजाइम क्या करता है, उस परिपक्वन पुटक को फाड़ देता है। परिपक्वन पुटक जैसे फटता है तो वहाँ पर एक प्रोस्टाग्लैंडिन और बनता है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जो अंडाशय द्रव है उसको उस पुटक के अंदर भर देता है। अंडाशय द्रव पुटक में जैसे भरता है तो पुटक एकदम फट जाता है। फटते ही इस घटना को कहते हैं अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग जैसे ही होता है तो अंडाणु या सेकेंडरी ओसाइड जो है वो बाहर अंडाशय से निकल जाती है। तो इस अवस्था का मुख्य कारण कौन सा हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओस्टस काल का मतलब क्या हुआ, कानूनवाद काल को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है। और ओवुलेशन हो रहा है तो कौन से हार्मोन के कारण हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण हो रहा है। अब देखिएगा कि इस जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण अंडोत्सर्ग हो रहा है तो यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता भी बढ़ रही है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की जैसे सांद्रता बढ़ेगी तो गर्भाशय को और ज़्यादा वो उसके अंदर उपकला कोशिकाओं की कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, जिससे गर्भाशय और वेजाइना की जो उपकला लेयर है वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और साथ में यहाँ पर क्या है कि अपने प्रोएस्टर स्टेज के अंदर देखा था कि जो इस अवस्था के अंदर क्या होती है कि जो केंद्रयुक्त एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उपकला कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो उपकला कोशिकाएं उसके अंदर क्रिएटिन नामक प्रोटीन का क्या है, जमा होने लगता है, जिसके कारण वो कोशिकाएं क्या है, क्रिएटिन युक्त हो जाती है। क्रिएटिन युक्त होने के कारण क्या होता है कि वेजाइनल जो फ्लूइड निकलता है उसके अंदर क्रिएटिन युक्त कोशिकाओं की संख्या हमें क्या ज़्यादा दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि वो कोशिकाएं जो हैं वो कुछ टूटी हुई कोशिकाएं जो हैं उपकला लेयर की वो वेजाइनल फ्लूइड के साथ क्या निकलती रहती है, थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती रहती है। तो ये सेकंड अवस्था क्या कहलाती है, ओएस्ट्रस स्टेज कहलाती है। अब तीसरी अवस्था जो है वो कौन सी कहलाती है, मेटा एस्ट्रस स्टेज कहलाती है। अब ये जो है मेटा एस्ट्रस स्टेज है, इसको हम ल्यूटियल अवस्था भी कह सकते हैं या कार्पस ल्यूटियम अवस्था भी कह सकते हैं, जो कि किसके बाद की अवस्था होती है, अपने ओएस्ट्रस स्टेज के आगे की अवस्था है या थर्ड स्टेज है, जिसको अपने कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, कौन सी अवस्था को, मेटा ओएस्ट्रस को। तो आज के लिए अपने प्रो एस्ट्रस और ओएस्ट्रस को पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे मेटा एस्ट्रस और एन एस्ट्रस को। थैंक यू।